से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। विधानसभा के मानसून सत्र में इस विधेयक को पास कराया जाएगा, जिसके तहत अब राज्य में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म होगा और इसकी जगह पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन हो जाएगा। मदरसों को प्राधिकरण से अब मान्यता लेनी होगी, साथ ही उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी अनिवार्य होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी मिल गई। उत्तराखंड में मौसम के बदलते मिजाज के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसके तहत राज्य के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश होगी और 4000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं ज्यादातर जिलों में दोपहर के बाद बारिश हो रही है और यह सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहने वाला है। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। ब्यास घाटी के नाभी डांग और आदि कैलाश के क्षेत्र में शाम होते ही बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट हुई। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के साथ ही निचले इलाकों में भी बारिश शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पहली बर्फबारी जो है पहाड़ों ऊंचे इलाकों में हो रही है और पूरी तरह से सफ़ेद चांदी की परत नज़र आती है। सफ़ेद जो चादर है वो भी पहाड़ों ने ओढ़ ली है। पिथौरागढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। दोपहर के बाद धाम में मौसम बदला और स्नोफॉल हुआ। वहीं बर्फबारी के धाम में मौजूद भक्तों ने लुत्फ उठाया है। सीजन की पहली बर्फबारी देख लोग बेहद खुश हैं। वहीं बर्फ गिरने के बाद केदारनाथ में ठंड में इजाफा हो गया है। केदारनाथ में अभी तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई, जिसके बाद ठंड में इजाफा हुआ। वहीं तीर्थयात्रियों से अपने साथ गर्म कपड़े लाने की एडवाइजरी जारी हुई है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में अलाव की व्यवस्था भी अब की जा रही है। चमोली में सोमवार से मौसम बदल गया है। भारत चीन सीमा की सीमावर्ती इलाकों में हो रही बर्फबारी से सफेद चादर पहाड़ों ने ओढ़ ली है। माड़ा पास से लेकर नीति पास क्षेत्र में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे सड़क और पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर जो है जम चुकी है। इस साल अक्टूबर महीने में ही सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे आने वाले दिनों में सीमावर्ती इलाकों में तापमान और गिर सकता है। जहां दिनों में भारत तिब्बत सीमा पुलिस और भारतीय सेना के जवान सरहदों की रक्षा पर डटे हुए हैं, वहीं अब धीरे धीरे ठंड भी इन इलाकों में बढ़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ में मौसम का 40 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। 1980 के दशक के बाद यह पहली बार है जब अक्टूबर के पहले हफ्ते में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। 1984 में बद्रीनाथ धाम में 14 अक्टूबर को बर्फबारी हुई थी और आज उसका रिकॉर्ड भी टूटा है। इससे भी एक हफ्ते पहले बर्फबारी हुई। हालांकि बर्फ के बीच लोगों का जोश कम नहीं हुआ और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सुपरस्टार रजनीकांत ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। देश की उन्नति की कामना बद्री विशाल से की है। रजनीकांत भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए भी अक्सर पहुंचते हैं। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कर्मचारियों ने उनका स्वागत भी किया है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर लैंडिंग में दिक्कत आ गई है, जिसके चलते पायलट को हेलीकॉप्टर को मसूरी में उतारना पड़ा है। खराब मौसम के चलते रूट नहीं मिला। हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ से देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर उतर रहा था। देर शाम की यह घटना बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर में कुल 5 लोग सवार थे।
ऋषिकेश में तेज मूसलाधार बारिश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरस मेले का शुभारंभ किया। मुनि कीर्ति में देश भर से आए 200 से अधिक स्वयं सहायता समूह और शिल्पियों ने अपने उत्पाद के स्टॉल लगाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस मेले से उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को बाजार मिलेगा और साथ ही देश भर में अलग अलग कंपनियों के प्रतिनिधि और भी मेला में शिरकत कर यहाँ के प्रोडक्ट्स को खरीद सकेंगे। हमें इस बात का आज सरस मेला यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। सरस मेले के माध्यम से यहाँ हमारे स्थानीय हस्तशिल्पियों को, महिलाओं को और स्थानीय उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों को एक बड़ा मंच मिलेगा और सभी को अपने उत्पाद विपणन का अवसर मिलता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीसरा मोर्चा और हाल में हुए छात्र आंदोलन के नेताओं को खुली चुनौती दी कि वो चुनाव में आकर दिखाएं और वहां उनको सच्चाई का पता चलेगा। न्यूज 18 के कार्यक्रम में महेंद्र भट्ट ने कहा कि सिर्फ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी से कुछ नहीं होता, चुनाव में आकर देखें, असली औकात का एहसास हो जाएगा। देखिए, सीधा जो चुनाव देखा गया है उत्तराखंड में, खासकर वो कांग्रेस और बीजेपी दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में देखा गया है। बीजेपी के लोग इस बार बड़ी निगाहों से, उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि कोई तीसरा मोर्चा बन रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, हम तो 50+1 के मत के अपेक्षित रहते हैं। तीसरा मोर्चा बने, चौथा मोर्चा बने, उससे पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम पोलिंग बूथ पर टोटल पोलिंग का 50+1, 50% वोट और 1 वोट अतिरिक्त, ये हमारे पाले में होगा। तो फिर कितने मोर्चा, उसका आशा नहीं। लेकिन ये भी सच है कि इस राज्य के अंदर अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो लोग आते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। और जब आधार नहीं होता, जब वो लोग सड़कों में उतरते हैं और उतरने के बाद मुख्यमंत्री जी जब चीजों को समझते हैं तो मन में निश्चित रूप से आता है कि ये लोग केवल नारे लगाने के लिए हैं क्या। और लोकतंत्र में केवल नारे लगाना और एक प्रकार से केवल विरोध प्रदर्शन करके सरकार को अनावश्यक रूप से, मिथ्या रूप से बदनाम करने का जो षड्यंत्र होता है, तो मैं चुनौती देता हूं ऐसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए। कि जनता का जनादेश जब आएगा तब तुमको तुम्हारी औकात पता लगेगी। इसलिए केवल नारे लगाना, प्रदर्शन करना, अनावश्यक फर्जी बातें फैलाना, और जनता ने वो सब बातें नकार दी हैं। लेकिन मैं आज चैलेंज भी करता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूं, ये धरना प्रदर्शन करने वालों, अच्छा होगा चुनाव में आओ। आपका इशारा किन की तरफ है? ये हाल में आंदोलन कुछ चले थे उनकी तरफ? नहीं, मेरा इशारा उन सबकी तरफ है जो राज्य में अनावश्यक रूप से ऐसे विषयों को उठाते हैं जो राज्य के हित में नहीं होते। विधायक कांग्रेस का और दर्ज हो गया बीजेपी के कोटे में। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की हरकत बताया तो बीजेपी से कांग्रेस का डर बता रही है। वहीं जहां ये सब कुछ हुआ है वो संस्था भूल सुधार कर रही है। क्या है पूरा मामला, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव के बाद पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख महर को लेकर चर्चा रही कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं, पर विधानसभा की सरकारी वेबसाइट में मयूख महर की गिनती बीजेपी विधायकों में हो रही है, जहां बीजेपी के 47 के बजाय 48 और कांग्रेस के 20 के बजाय 19 विधायक बताए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मयूख महर के नाम के आगे बीजेपी का चुनाव निशान कमल का फूल लगाया गया है। यानी हर तरह से विधानसभा की वेबसाइट में कांग्रेस विधायक मयूख महर को बीजेपी का विधायक बताया गया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की हरकत बताई है तो बीजेपी इसे कांग्रेस का डर बता रही है। और डिजिटल युग में अगर ऑफिशियल वेबसाइट में कांग्रेस का एक विधायक, उसको आप भारतीय जनता पार्टी का विधायक बता रहे हैं, उसके आगे कमल का फूल लगा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस पराकाष्ठा तक भाजपा जा सकती है। या तो फिर ये कांग्रेस के डर है कि वो कुछ दे आर ट्राइंग टू रीड टू मच इनटू दिस, जरूरत से ज़्यादा इसको। और यदि फिर इतनी शंकाएं हैं कांग्रेस को, तो फिर मेरा सुझाव है कि वो दल बदल कानून के तहत एक
पिटीशन फाइल कर दें स्पीकर साहब के। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अक्सर कांग्रेस में टूट की बात करते हैं, लेकिन बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी के बाद कोई बीजेपी में नहीं गया। अब मयूख महर मामले पर विधानसभा स्पीकर गलती मानकर इसे ठीक करने की बात कह रही हैं। वहीं विधायक मयूख महर से कई बार इस मामले पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फॉल्ट हुआ है उसको तुरंत सेक्रेटरी, जैसे ही मेरी संज्ञान में आया सेक्रेटरी को हमने बोल दिया है इसको तुरंत ठीक किया जाए। और मैं कांग्रेस के जो हमारे विधायक गण हैं उनको बताना चाहूँगी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम इस तरह का कोई कार्य करें। विधानसभा की वेबसाइट में कांग्रेस विधायक की गिनती बीजेपी के कोटे में क्या हुई, कांग्रेस ने बीजेपी की सोच और हरकत बताकर सवाल खड़े कर दिए। तो अब देखना होगा कि स्पीकर रितु खंडूरी के आदेश पर कब तक इस गलती में सुधार होता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। जनवरी तक यूथ कांग्रेस की नई टीम चुन ली जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम के साथ सोमवार से मेंबरशिप अभियान की शुरुआत हुई, तो 1 महीने के सिलेक्शन के बाद भी जिला अध्यक्षों के नाम दिल्ली की मंजूरी ना मिलने से अटके हुए हैं। संगठन में इलेक्शन और सिलेक्शन का काम अब तब हो रहा है जब 2027 विधानसभा चुनाव दहलीज पर है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हों या अब यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष और टीम चुनने की कवायद, बात कांग्रेस में बदलाव की हो रही है। युवा कांग्रेस में अच्छे नेता निकल कर आए। सोमवार को इसके लिए इलेक्शन से पहले कैंपेन शुरू किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस में युवाओं को जोड़ने की बात कही गई और मेंबर बनाने के अभियान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फोटो के साथ स्लोगन भी दिया गया, नेता बनो, नेता चुनो, उत्तराखंड की आवाज बनो। हमारी आवाज जाए और हम अपने लेवल पे भी कोशिश करेंगे। युवा कांग्रेस है प्रदेश की, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि सब लोग इसकी पब्लिसिटी करें। एक स्वच्छ राजनीति के तरफ जो एक बढ़ते कदम है। एक तरफ यूथ कांग्रेस को उत्तराखंड में युवा साथ जोड़ने ताकि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की वापसी हो सके, तो कांग्रेस के जिन नए अध्यक्षों को फील्ड में काम करना है उनके नाम की फाइल दिल्ली में अटकी हुई है। खबर यह है कि 10 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य दिल्ली जाकर मीटिंग करेंगे और दिवाली से पहले नए जिला अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। जैसे हाईकमान बुलाएगा, मेरे ख्याल से वहाँ लास्ट डिस्कशन के लिए फाइल्स रुकी हैं और जैसे ही बुलाएगा तो हम लोग दिल्ली जाएंगे और इस काम को करेंगे। कांग्रेस फिलहाल अलग अलग लेवल पर अपने संगठनों के इलेक्शन और सिलेक्शन में जुटी है, फिर चाहे प्रदेश में कांग्रेस की बात हो या यूथ कांग्रेस की। ऐसे में सवाल है कि मुख्य विपक्षी पार्टी 2027 के इलेक्शन पर कब फोकस करेगी, जिस पर पार्टी और नेताओं का भविष्य टिका हुआ है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए कोटद्वार के सूरज सिंह नेगी के घर सोमवार देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिवार से मुलाकात की और उन्होंने सांत्वना दिए हैं, साथ ही शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के परिवार को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और सूरज सिंह नेगी जैसे वीर जवानों की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। ललितपुर लालपुर निवासी 25 साल के सूरज सिंह नेगी 14 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। बारामूला में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया है। उत्तराखंड के सपूत में भारत माता के लिए बलिदान हो गए, देश के लिए बलिदान हो गए, भारत माता के लिए बलिदान हो गए, मगर उनके माता पिता का जो दर्द है वो हम सब का दर्द है और उनको माँ के दर्द को के शांत करने के लिए जो जिसने अपना पुत्र खोया हो, इतना बहादुर बेटा खोया हो, तो भगवान के पास भी शब्द नहीं होते हैं। उत्तराखंड में पहली बार पिथौरागढ़ के गुंजी में अल्ट्रा मैराथन होने जा रही है। बॉर्डर टूरिज्म को नया मुकाम देने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन के लिए देश भर के खिलाड़ी पहुंचेंगे और पर्यटन विभाग ने इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां भी अब शुरू कर दी हैं।
चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे गुंजी में 2 नवंबर को देश भर के साहसिक खिलाड़ियों का जमावड़ा लगने जा रहा है, जहां पहली बार अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हो रहा है। मैराथन में खिलाड़ी 10,500 फीट से 15,000 फीट की ऊंचाई तक दौड़ लगाएंगे। मैराथन के लिए 5 कैटेगरी तय की गई हैं। पहली कैटेगरी में 60 किलोमीटर, दूसरी में 42, तीसरी में 21, चौथी में 10 और पांचवी में 5 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। और पांचों कैटेगरी में देश भर के कुल 554 खिलाड़ी भाग लेंगे। मैराथन जीतने वालों के लिए 2 लाख का इनाम भी दिया जाएगा और इस अल्ट्रा मैराथन के लिए खिलाड़ी 25 अक्टूबर से पहुंचने शुरू होने लगेंगे। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 60 किलोमीटर रखा है इस साल। अगले वर्ष उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो आने वाले समय में वाकई में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वहाँ के होम स्टेज को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा एक अभियान हो। तो प्लेयर्स हैं हमारे पूरे देश से, आज की डेट तक 554 रजिस्ट्रेशन हमारे ऑनलाइन हो चुके हैं। इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश से प्लेयर्स आ रहे हैं। वर्तमान में हम उनकी आवाज़ पहली बार होने जा रहा है और इस अल्ट्रा मैराथन के जरिए बॉर्डर इलाकों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देकर पर्यटन के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार अब आपदा से निपटने के लिए एक नई पहल की शुरुआत कर रही है, जिसके लिए 13 अक्टूबर से एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें 4,000 युवाओं और 500 महिलाओं को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड हर साल प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलता है। इस बार भी बारिश और भूस्खलन ने बड़ी तबाही मचाई। कई जगह हालात ऐसे बन गए कि बचाव टीमों का पहुंचना मुश्किल हो गया। इससे सबक लेते हुए आपदा प्रबंधन विभाग एनसीसी, एनएसएस जैसी संस्थाओं के 4,000 आपदा मित्रों को तैयार करने जा रहा है। ये युवा आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में मदद करेंगे। एनसीसी के साथ और जो एनएसएस परियोजना होती है, नेशनल सर्विस स्कीम, और भारत स्काउट एंड गाइड के साथ, और जो नेहरू युवा केंद्र पहले नाम था, अब वो मेरा युवा भारत नाम से है, तो उसके जो स्वयंसेवक होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए हम लोगों ने 4,310 युवाओं को हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं इस बार। योजना के दूसरे चरण में सरकार आपदा सखी नाम से महिलाओं को भी प्रशिक्षण देगी। इसके तहत प्रदेश भर में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के 500 महिलाओं को चिन्हित कर मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाएगा। बाद में ये मास्टर ट्रेनर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग देंगे। इनको हम आपदा सखी के रूप में ट्रेनिंग देंगे, जो आपदाओं के समय एक तो जन सामान्य की मदद करेंगी, कैसे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे, उनके शिविर लगाने में, खान पान की व्यवस्था में मदद करेंगे। इसके अलावा इनको हम मास्टर ट्रेनर के रूप में भी प्रशिक्षित करेंगे। ट्रेनिंग के बाद सभी आपदा मित्रों को एक इमरजेंसी टूल किट भी दी जाएगी, जिससे वे आपदा की स्थिति में तत्काल मोर्चा संभाल सकें। मकसद है कि राहत टीमों के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोग मोर्चा संभाल सकें और प्रभावितों को जरूरी मदद पहुंचा सकें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। इसी क्रम में सबसे पहले 15 अक्टूबर को यहां बिजरानी जोन खोला जाना है, जिसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मानसून के वक्त जंगल की सड़कें बहुत खराब हो जाती हैं। इस बार इन सड़कों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिन्हें ठीक करने का काम पहले से शुरू हो चुका है। कॉर्बेट प्रशासन को उम्मीद है कि 15 अक्टूबर से पहले पर्यटकों की सुविधाओं से रिलेटेड सभी काम पूरे कर लिए जाएं। को बिजरानी जोन दैनिक भ्रमण के लिए खुल जाएगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। जैसा कि इस बार बरसात ज़्यादा हुई है, तो रास्ते उसमें संपर्क मार्ग थोड़े से टूटे क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन हमारी जो टीम्स हैं वो लगी हुई है, पूरे जोश से लगी हुई है, और जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख तक हम इसको पर्यटकों के लिए खोल देंगे। आखिरकार नैनीताल मॉल रोड का नाम शुरू हो गया है अब काम, और लोअर मॉल रोड में कई जगह पर जहां सड़कें टूटी थी तो 2018 से ट्रीटमेंट का इंतजार हो रहा था, जिसको लेकर कई बार मांग उठी थी। न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने मॉल रोड के ट्रीटमेंट का काम अब शुरू कर दिया है, जिसके लिए दिल्ली से मशीनें भी पहुंच गई हैं।
प्रशासन ने 5 से 6 महीने में काम पूरा करने का टारगेट रखा है। और निसंदेह क्योंकि टूरिज्म सीज़न दोबारा अब बढ़ने वाला है, तो हमारे भी दिमाग में ये चीज़ है कि इस काम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रैप अप किया जाए। और इन द मीन वाइल जब तक ये काम चल रहा है तब तक पर्यटकों का आवागमन सुरक्षित और सुनिश्चित किया जा सके। इसी माध्यम से हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।